अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसको मैनेजर करता है ताकि जितने भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं उनको एलिमिनेट करना, इस प्रोसीजर को रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं। ये करते क्यों हैं? इसकी वजह से जो है आप रिस्क मैनेजमेंट जब करते हैं, जितने भी आपके एरर्स होते हैं या इवेंट होते हैं जिनकी वजह से आपके लोगों को नुकसान हो सकता है या टेक्नोलॉजी को या आपके जितने रिसोर्सेज हैं उनको हो सकता है। इसमें एक और पॉइंट है कि प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट से जो है हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं जिस नेचर का रिस्क है, किस नेचर का वो रिस्क है, ताकि हम उसको एलिमिनेट कर सकें और हमारा गोल है उसको अचीव कर सकें। अभी हम आते हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले जितने रिस्क हैं उनको एलिमिनेट या मिनिमाइज़ कैसे करें। वैसे देखा जाए 100% ये पॉसिबल ही नहीं कि हम किसी भी प्रोजेक्ट में आने वाले रिस्क जो होते हैं उनको एलिमिनेट करें, मगर हम बेशक इनकी पहले से कैलकुलेशन करके इसको कम कर सकते हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट्स ये हैं कि अगर हम इनको फॉलो करें तो किसी भी प्रोजेक्ट में रिस्क की गुंजाइश है कम से कम हो जाती है। पहला ये होता है कि रिस्क को आइडेंटिफाई करना, कि किसी भी प्रोजेक्ट में जो है आप अर्ली स्टेज पे रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं तो उससे आपको बहुत मदद मिलती है। दूसरा पॉइंट ये है कि कम्युनिकेट करें कि रिस्क किस हद का है, किस लेवल का है, उसको कम्युनिकेट करें। जो पहले लोग इस फील्ड में काम कर चुके हैं या इससे रिलेटेड एक्सपीरियंस है उनसे कम्युनिकेट करें और डिस्कस करें कि ताकि ये जो प्रोजेक्ट है ये रिस्क लेना चाहिए या नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि इस रिस्क को लेने के बाद हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ कितने हैं या हमें नुकसान कितने हो सकते हैं। ये चीज़ भी आपने लाजमी देखना होता है किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले। और चौथा पॉइंट हमारे पास ये है कि जो हमारा रिस्क होता है उसके नेचर को, उसके इम्पैक्ट को फुली तौर पर अंडरस्टैंड करना कि ये किस नेचर का रिस्क है, ये बहुत बड़े लेवल पे है या ये छोटे लेवल का रिस्क है, उसको आपने पूरे तरीके से एनालाइज और अंडरस्टैंड करना होता है। हम रिस्क को मैनेज क्यों करते हैं? रिस्क मैनेज करने से जो भी प्रोजेक्ट आप स्टार्ट कर रहे हैं उसको एनालाइज करने से उसका 90% जो खदशा था ख़त्म होने का या प्रॉब्लम्स थे वो 90% तक आपके हल हो जाते हैं जब आप किसी भी रिस्क को शुरू से लेकर एनालाइज करते हैं। रिस्क में भी दो टाइप के नेचर होते हैं, एक पॉजिटिव नेचर के रिस्क होते हैं, एक नेगेटिव नेचर के रिस्क होते हैं। पॉजिटिव में ये होता है कि आपके पास किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले, प्लानिंग करने से पहले आप उसके ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेल करते हैं प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले। इसका ये फिर फ़ायदा होता है कि जो आपका प्रोबेबिलिटी होता है, सक्सेस रेट होता है प्रोजेक्ट का, वो बढ़ जाता है। ये एक पॉजिटिव पॉइंट में आता है रिस्क की वजह से। नेगेटिव इम्पैक्ट ये होता है कि कभी कभार रिस्क हम कैलकुलेट करते हैं तो हम ये अंदाज़ा हो जाता है कि ये प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट करना हमारे लिए ये रिस्की हो सकता है, इससे हमें नुकसान हो सकता है। नुकसान किसी भी किस्म का हो सकता है, वो जानी नुकसान हो सकता है, वो माली नुकसान हो सकता है। ये फिर नेगेटिव में आते हैं कि प्रोजेक्ट जो है वो कट ऑफ हो सकता है रिस्क को कैलकुलेट करने के बाद। तो दोस्तों इस फ्लो चार्ट में आप देख सकते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट का प्रोसेस है वो क्या होता है। रिस्क मैनेजमेंट प्लान एंड कंट्रोल में सबसे पहले आपको चाहिए होता है जो आप काम कर रहे हैं उसको आप डॉक्यूमेंटल फाइल में ज़रूर तैयार करें। उसके बाद जो है आपने अपना मेन जो ऑब्जेक्ट होता है उसको डिफ़ाइन करना होता है। उसमें जिस टाइप के रिस्क आ सकते हैं उनको आइडेंटिफाई करना होता है। फिर आपने ये देखना होता है कि क्वांटिटी जो रिस्क है वो किस हद तक है, वो बड़े लेवल पे है या छोटे लेवल पे। फिर उसके बरक्स आपने उसके बदले में या उसके रिस्पॉन्स में अपने एक जवाब अपना डेवलप करना होता है, रिस्पॉन्स अपना देना होता है रिस्क के लिहाज से कि रिस्क जिस लेवल का है उसी हिसाब से आप अपना फिर रिस्पॉन्स उसको दे देंगे। बेनिफिट्स ऑफ रिस्क असेसमेंट या रिस्क मैनेजमेंट, इसके रिस्क आकर कैलकुलेट करने के फ़वाद हमें क्या होते हैं? ज़ाहिर बात है जब आप किसी चीज़ पे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो आप उसको एनालाइज शुरू से करते हैं। जब आप उसके सारे बड़े लेवल के रिस्क कैलकुलेट करते हैं तो ये आपको इन्वेस्ट करने पे बचाती है अगर आप गलत जगह पे इन्वेस्ट कर रहे थे, तो इससे आपका जो प्रोजेक्ट है उसका इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रोटेक्ट हो जाता है। दूसरा इसमें ये होता है कि आपको शुरू से ही आपको अर्ली एक अर्निंग मिल जाती है कि आपने ये प्रोजेक्ट या आपने इस जगह पे पैसे लगाने हैं या नहीं लगाने हैं। तीसरा इसमें बड़ा फ़ायदा आपको ये होता है कि जो आपके प्रोजेक्ट के जो आपके गोल्स होते हैं, जो आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसको आप अचीव कर सकते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले जब हम उनका रिस्क जो लेवल होता है वो कैलकुलेट करते हैं। इस तरह यहाँ नीचे भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि इग्नोरिंग रिस्क डज़ नॉट मेक द रिस्क गो अवे। ज़ाहिर बात है आप रिस्क को इग्नोर करेंगे उसका ये मतलब तो नहीं होगा कि जो प्रोजेक्ट पे आने वाला रिस्क था वो ख़त्म हो जाएगा। आपने लाज़मी इसको कैलकुलेट करना है, इसको आपने इग्नोर नहीं करना है, इसको आपने देखना होता है
تاکہ آپ کا جو پروجیکٹ ہے، جو آپ کا انویسٹمنٹ ہے، جو آپ کی انسانی محنت ہے وہ ضائع نہ ہو جائے۔ رسک جو ہوتے ہیں ان کے بھی لیول آف اکرنس ہوتے ہیں کہ کس کس لیول کے رسک ہو سکتے ہیں۔ ان میں ٹوٹل 3 ٹائپ ہم کاؤنٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا ہمارے پاس ہائی رسک ہوتا ہے، اس کے بعد میڈیم رسک اینڈ اس کے بعد لو رسک۔ جیسے ہی نام سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہائی رسک ہمارے پاس وہ ہوتا ہے جس میں ہمارے پاس کوسٹ پہ بہت زیادہ امپیکٹ ہو، ٹیکنیکل پرفارمنس پہ، اور ہمارا ٹائمنگ بھی اس میں ڈسٹرب ہو، اور اس میں انسانی نقصانات بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ ہائی لیول رسک ہے۔ پھر میڈیم میں ہم آتے ہیں تو میڈیم میں تھوڑا بہت ہمارے پاس کوسٹ پہ بھی رسک ہوتا ہے، ٹیکنیکل پرفارمنس اور ٹائم میں۔ اس میں بھی آئی کی طرح ہوتا ہے مگر اس میں جو ہے تھوڑا کم مقدار میں ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو ہائی رسک کی نسبت اگر ہم دیکھیں۔ پھر تھرڈ اسٹیج ہمارے پاس ہے لو رسک۔ لو رسک میں سب سے کم ہمیں نقصان ہوتا ہے پیسوں کا، ٹیکنیکل پرفارمنس کا اور ہمارے ٹائمنگ کا۔ کسی بھی پروجیکٹ کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے، ہمیں انیشیٹ کرنے سے پہلے یہ آئیڈیا ہونا چاہیے کہ رسک ہمارے پروجیکٹ میں کیا کیا ہو سکتے ہیں اور کس وجہ سے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو ہمارے پاس ایکسپرٹیز کی کمی کا ہونا، یہ بھی بہت بڑا رسک پیدا کر سکتا ہے آپ کے لیے۔ جب آپ کے پاس ایک پراپر جاب کے لیے پراپر بندہ نہ ہو تو آپ کے پاس رسک بڑھ جاتا ہے کسی بھی پروجیکٹ کو پورا کرنے کے لیے۔ اور دوسرا اس میں مین پوائنٹ ہے کہ پور ڈیفینیشن آف پرابلمس اور پروجیکٹ۔ کسی بھی پروجیکٹ کو جو پورے ایک پراپر طریقے سے ڈیفائن نہ کیا جائے تو اس میں بھی بہت بڑا رسک ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کو پروجیکٹ کو انڈرسٹینڈ کرنے میں پھر مسئلہ ہو جاتا ہے، تو خواہ اس میں بھی پیچیدگیاں آ سکتی ہیں۔ پھر اس کا ایک فیزیبل اسٹڈی نہ کرنا وہ بھی رسک کو بڑھا دیتا ہے۔ اور جب آپ کے پاس آپ کے آبجیکٹیوز کسی بھی پروجیکٹ کو اسٹارٹ کرنے کے لیے، جب بھی آپ کے پاس آبجیکٹیوز کلیئر نہ ہو تو اس پروجیکٹ میں خواہ رسک بہت زیادہ ہو جاتا ہے جب آپ کے آبجیکٹیوز پروجیکٹ کو لے کر کلیئر نہ ہو۔ اس کے علاوہ بھی کسی بھی پروجیکٹ کو افیکٹ کرنے کے لیے اس میں جو مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا پلاننگ صحیح نہیں ہو، اور جو آپ کے اسپیسیفیکیشن ہے وہ ان ڈیولپڈ اور ریکوائرمنٹس آپ کے پاس پورے نہ ہو، یہ بھی پروجیکٹ کو رسک میں ڈال سکتا ہے۔ ان کلیئر اسٹیٹمنٹ آف ورک کو آپ کے پاس، اس سے بھی آپ کا پروجیکٹ جو ہے وہ خراب ہو سکتا ہے، ضائع ہو سکتا ہے۔ اور آپ کے پاس جو کام کرنے والی ٹیم ہو وہ ان ایکسپیرینسڈ ہو، تو اس میں بھی بہت زیادہ رسک پیدا ہو جاتا ہے کہ آپ کا پروجیکٹ جو ہے وہ پورا نہیں ہو پائے گا، یا وہ صحیح طریقے سے آپ کے ریکوائرڈ ٹائم میں پورا نہیں ہو پائے گا اور ریکوائرڈ کاسٹ میں۔ اور اس کے بعد جو لیک آف اسکلز، یہ بھی اسی میں آتا ہے۔ جب ان ایکسپیرینس لوگ ہوں گے تو خواہ اس میں لیک آف اسکلز بھی ہوں گے، جس کی وجہ سے آپ کا پروجیکٹ جو ہے افیکٹ ہو سکتا ہے، اور جس کے بدولت آپ کو نقصانات ہو سکتے ہیں۔ دوستو یہ تھا ہمارے پاس رسک مینجمنٹ کے کسی بھی پروجیکٹ کو شروع کرنے سے پہلے رسک کو کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں، رسک مینجمنٹ ہوتا کیا ہے اور اس کے فوائد ہمیں کیا ہوتے ہیں، اور اس کو آئیڈینٹیفائی کیسے کرتے ہیں۔ اگر اس میں بھی کوئی چیز آپ کو سمجھنا ہے تو بے شک مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، میں کوشش کروں گا ان کا جواب دے